दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं हैदराबाद से। ठीक है, एक अवार्ड की आज हम चर्चा करेंगे, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। तो इस बार का जो अवार्ड है 2022 का, वो मिला है आंध्र प्रदेश को। द सिटी ऑफ हैदराबाद, पार्टिकुलरली यदि हम बात करें तो हैदराबाद सिटी ने बीट कर दी है पेरिस, बगोटा, मैक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल एंड फोर्टिलेजा इन ब्राज़ील। अब हम देखने वाले हैं कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी। एडिशनली यदि हम बात करें, द सिटी हैज़ आल्सो वॉन द लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके साथ साथ में सिटी ने एक और अवार्ड जीता था, उसका नाम क्या है? लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। कहाँ पर? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर AIPH 2022 में। इसका आयोजन किया गया था जेजू, साउथ कोरिया में। हैदराबाद हैदराबाद एक ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा शहर है इंडियन सिटी दैट वाज सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 अवार्ड, द बेस्ट अक्रॉस ऑल 6 कैटेगरी। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं फ्रंट पेज में ही, लगभग सेकंड वाला पेज आप देखेंगे तो हैदराबाद ने बीट कर दिया है पेरिस, मॉन्ट्रियल, मैक्सिको सिटी, ठीक, मेलबर्न एंड 57 कॉन्टेस्टिंग सिटीज टू विन द कोविटेड वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। इसके बाद सेकंड न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित। द सिक्योरिटी काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द UN चार्टर इन 1945। यूनाइटेड नेशंस के एक चार्टर के माध्यम से सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो ये यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, 6 जो मुख्य अंग हैं, उनमें से एक अंग है सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा यदि हम 5 ऑर्गन्स की बात करें यूनाइटेड नेशंस के, तो वो कौन कौन हैं? UNGA, जिसको हम जनरल असेंबली कहते हैं। इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सबसे लास्ट में आ जाता है सेक्रेटरीट। ये प्राइमरी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है वर्क टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पूरे विश्व भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का जिम्मा इसको सौंपा गया है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मेंबर्स की बात करें तो काउंसिल के 15 मेंबर हैं। 5 तो इसके परमानेंट मेंबर हैं और बाकी जो 10 हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। इनका इलेक्शन होते रहता है हर 2 साल में। जैसे कि अभी भारत यदि इसका बनता है क्या, UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, तो 2 साल रहेगा, 2 साल के बाद फिर कोई और बन जाएगा। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? रसिया, फ्रांस, चाइना, UK। रसिया, फ्रांस, चाइना, UK। 5 हुए कि नहीं? अच्छा, अमेरिका, रसिया, चाइना, और ये क्या हो गया? UK। एक हो गया फ्रांस। इस प्रकार से हो गए टोटल 5, एक एक छूट जा रहा था। ठीक है, इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया 8वीं बार इंटर किया है UNSC में एज ए नॉन परमानेंट मेंबर लास्ट ईयर 2021 में, एंड विल स्टे ऑन द काउंसिल फॉर 2 ईयर्स 21-22। प्रत्येक साल जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को। तो यहाँ पर कौन इलेक्ट करने का काम करता है? जनरल असेंबली की काफ़ी बड़ी भूमिका यहाँ पर रहती है कि किसको नॉन परमानेंट मेंबर हम बनाएंगे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का। और देखिए, हर साल जनरल असेंबली इलेक्ट कर रही है 5 परमानेंट मेंबर्स को, है ना। 10 में से 5 को तो ये चुनता है फॉर ए 2 ईयर्स टर्म। द 10 नॉन परमानेंट सीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रीजनल बेसिस। ये जो सीट दी जाती है वो क्षेत्र के हिसाब से दी जाती है, रीजनल के हिसाब से दी जाती है, बांटी जाती है। काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है उसकी, द काउंसिल्स प्रेसिडेंसी इज ए कैपेसिटी दैट रोटेट एवरी मंथ एमंग इट्स 15 मेंबर्स। काउंसिल की प्रेसिडेंसी की यदि हम बात करें तो ये रोटेट होते रहती है इसके 15 मेंबर्स के बीच में।
वोटिंग की पावर की बात करें तो हर मेंबर को एक वोट देने का अधिकार है। डिसीजन ऑफ जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है वो कैसे करके होता है? मेड बाय एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर, कम से भी कम 9 लोग उसमें वोटिंग करें, इंक्लूडिंग द कनकरिंग वोट ऑफ द परमानेंट मेंबर। इसमें शामिल होना चाहिए कौन? परमानेंट मेंबर भी शामिल होना चाहिए। A no vote from one of the 5 permanent members block the passage of resolution। यदि किसी ने भी, ये जो परमानेंट मेंबर ने वीटो यूज कर लिया तो समझ लीजिए जो भी रेजोल्यूशन आप लाने वाले हैं वो आने वाला नहीं है। तो कोई भी मेंबर की बात करें यूनाइटेड नेशंस की, जो कि मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का, में पार्टिसिपेट, ऐसे लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस के, विच इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पर बताया जाता है कि कोई भी सदस्य जो कि किसका, यूनाइटेड नेशंस का, जो नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकता है विदाउट ए वोट, लेकिन वो वोट नहीं डाल पाएगा। In the discussion of any question brought before the Security Council, whenever the latter consider that interest of that member are especially affected। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूज़ में कौन सी बात बताई जाती है। चाइना ने फिर से ब्लॉक कर दिया है 2 प्रपोजल को ऑन पाकिस्तान टेररिस्ट एड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। चाइना ने एक बार फिर से ब्लॉक कर दिया है एक प्रपोजल को जिसको लेकर के आए थे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट। ये चाहते थे कि हम जो पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट है ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 लिस्ट ऑफ टेरर एंटाइटीज, भारत चाहता है कि इनको टेरर की लिस्ट में डाला जाए जिसमें रहते हैं 1267। द लिस्टिंग ऑफ लश्कर ए तैयबा, एलईटी शॉर्टकट में, ये फाउंडर माना जाता है हाफिज सैयद के सन तलहा सैयद एंड शाहिद महमूद, डिप्टी चीफ ऑफ ए फ्रंट फॉर द एलईटी नेम्ड द फलाह आई इंसानियत फाउंडेशन। ठीक है, ये सब लोगों के लिए यूएस और इंडिया की तरफ से प्रपोजल दिया गया था कि इनको टेररिस्ट घोषित किया जाए, इनको लिस्ट में शामिल किया जाए। उन्होंने सबमिट किया था एक प्रपोजल दैट तलहा सैयद एंड महमूद वर वांटेड फॉर प्रोक्योरिंग फंड्स एंड रिक्रूटमेंट फॉर एलईडी। ये क्या काम कर रहे थे? फंड प्रोवाइड कर रहे थे, इसके साथ साथ में भर्ती कर रहे थे एलईडी या फिर जेयूडी, जमात उद दावा के लिए, द ग्रुप बिहाइंड द 26/11 मुंबई अटैक एंड अदर टेरर अटैक्स इन इंडिया। तो 26/11 का जो टेरर अटैक हुआ था, इसके अलावा भी जो अन्य अटैक हुए थे, तो उसमें ये पैसे की सप्लाई करता था, इसके साथ साथ में लोगों की भर्ती करने का काम करता था। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के चुनाव की बात हो रही थी कि कब आखिर ये चुनाव संपन्न होगा और कब कांग्रेस की पार्टी को एक नया लीडर मिलने वाला है। कांग्रेस को पहली बार इतने सालों के बाद ये एहसास हुआ कि हमें अब परिवारवाद को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, परिवारवाद के कारण ही कांग्रेस खत्म हुई है, सबसे बड़ा रीजन ये। ठीक है, तो इसी के चलते चलते कांग्रेस आज ऐसी हो गई है, ऐसी कंडीशन में आ गई है कि एकदम समाप्त, जीरो की कंडीशन में चल रही है। अब देखते हैं कि नए जो प्रेसिडेंट बने हैं, इसके अध्यक्ष बन रहे हैं खड़गे, ये कितने आगे इसको ले जा सकते हैं। 2 लोगों के बीच में ये चुनाव हुआ था, एक तो शशि थरूर और दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, वैसे शशि थरूर की यदि हम बात करें ना, द हिंदू में ये लेख लिखते रहते हैं, मतलब इनको नॉलेज काफ़ी है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये हिंदी लैंग्वेज बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, और जब आप भारत के लोगों से आपको जुड़ना है, आपको चुनाव जीतना, आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे को सबसे ज़्यादा वोट हासिल हुए कितने? 7,800। टोटल वोटिंग हुई थी 9,385 की, और शशि थरूर को मिले थे मात्र 1,072 वोट। पिछले 24 साल की हिस्ट्री में यदि आप देखोगे तो पिछले 24 साल में पहली बार कोई
गांधी परिवार से बाहर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना है। थोड़ा सा और भी डिटेल में देखें तो खड़गे, जिनकी आयु बताई जा रही है 80 साल, सोचो 80 साल, द फर्स्ट नॉन गांधी लीडर इन 24 ईयर्स टू ऑक्यूपाई द पार्टी टॉप पोस्ट, पार्टी की सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, ये चार्ज लेने वाले हैं 26 अक्टूबर से। इन द नियरली 137 ईयर ओल्ड हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, 137 साल पुराना इतिहास रहा है किसका? कांग्रेस का। यदि हम देखें तो ये छठवीं बार ही ऐसा हम देखें कि पार्टी ने विटनेस किया है इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट फॉर द टॉप पोस्ट। आउटगोइंग कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और मिस्टर थरूर वर अमंग द लीडर्स हु विजिटेड मिस्टर खड़गे's रेजिडेंस टू कांग्रेचुलेट हिम। बड़े बड़े नेता लोग फिर इनको बधाई देने के लिए पहुंच गए थे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्वदेश दर्शन योजना। ठीक है, इसको 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए चालू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 15 सब्जेक्टेड सर्किट की पहचान करी गई थी, जैसे कि कुछ जो इमारतें, कुछ एरिया बौद्ध सर्किट है, कुछ तटीय एरिया हो सकते हैं, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, जनजाति सर्किट और वन्यजीव सर्किट। इस प्रकार से हम पार्टिकुलर एरिया को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिए हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, मतलब पूरी तरह से पैसा इसमें फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के लिए और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के लिए उपलब्ध स्वैच्छिक वित्त पोषण का लाभ उठाने के प्रयास किए जाते हैं। मतलब केंद्र सरकार तो पैसा मिला ही रही है, इसके अलावा वो राज्यों की तरफ भी देखती है, CSR की तरफ भी देखती रहती है कि काश ये हमें भी कुछ पैसा दे सकें। महत्व की यदि हम बात करें, स्वदेश दर्शन और प्रसाद मतलब तीर्थ यात्रा, कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजनाओं के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय का जो बुनियादी ढांचा विकास है, इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पैसा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को फंड की उपलब्धता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने, योजना दिशा निर्देशों का पालन करने, पूर्व में जारी धन के उपयोग के अधीन स्वीकृत किया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार के हिसाब से उसको एक इंजन की तरह उपयोग करना, पर्यटन क्षमता वाले सर्किट विकसित करना, सांस्कृतिक और विरासत मूल्य को बढ़ावा देना ताकि लोगों की जो लाइवलीहुड है ना वो बनी रहे। इसके अलावा बुनियादी कुछ ढांचे हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको विकसित करके पर्यटकों के लिए आकर्षण बढ़ाना। इसके साथ साथ समुदाय आधारित विकास और गरीब समर्थक पर्यटन दृष्टिकोण का पालन करना, आय के बढ़ते स्रोत, बेहतर जीवन स्तर और क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थानीय समुदायों में पर्यटन के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना। आज की हमारी जो न्यूज़ आई है वो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 से संबंधित है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन योजना 2.0 नामक नई योजना चालू की गई है। ठीक है, और ये भारत की पूरी क्षमता को साकार करके आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं पर्यटन के क्षेत्र में भी। स्वदेश दर्शन 2.0 एक परिवर्तन अकेला नहीं है, बल्कि परमानेंट और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को डेवलप करना है। इसके लिए स्वदेश दर्शन योजना को एक मिशन बनाना है, ठीक है, ताकि पीढ़ीगत बदलाव आ सके। ये पर्यटन स्थलों के समान और विशिष्ट विकास के लिए बेंचमार्क और मानकों के विकास को प्रोत्साहित करेगी। इससे राज्य परियोजनाओं की योजना तैयार करने, विकास करते समय बेंचमार्क और मानकों का पालन किया जा सकेगा। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की पहचान करी गई है? संस्कृति और विरासत, साहसिक पर्यटन, पारिस्थितिक पर्यटन, कल्याण पर्यटन,
MICI पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, तटीय पर्यटन पर्यटन, परिभ्रमण, महासागर और अंतर्देशीय। न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो केंद्र सरकार प्रमोट करना चाहती है डेस्टिनेशंस को। 15 स्टेट का सिलेक्शन किया गया है एज ए पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन 2। प्रयागराज, चित्रकूट, ग्वालियर ये टॉप सिटीज़ में आते हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है 15 स्टेट में पूरे देश भर में, ताकि प्रमोट किया जा सके इनको एज ए पार्ट ऑफ इंडियाज़ न्यू डोमेस्टिक टूरिज्म पॉलिसी। भारत की जो नई डोमेस्टिक टूरिज्म पॉलिसी है उसके अंतर्गत कुछ ऐसे शहर हैं जिनको प्रमोट करना चाहती केंद्र की सरकार। which moves away from theme-based tourist circuits and focus on reviving up destination tourism। क्या है थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट? तो अपना पहले चल ही रहा था। अब इसके अलावा सरकार क्या कर रही है? रिवाइविंग कर रही है डेस्टिनेशन टूरिज्म को। तो ये जो इनिशिएटिव है ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ स्वदेश दर्शन 2। स्वदेश दर्शन 2 का एक पार्ट है स्वदेश दर्शन 2.0 विच विल बी किक्ड ऑफ इन जनवरी। टूरिज्म का एम्प्लॉयमेंट के मामले में कितना योगदान है इसको यहाँ पर बताया जाता है। यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू द थर्ड टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट 2017-18, 2018-19 और 19-20 टूरिज्म ने कंट्रीब्यूट किया था 14.78%। फिर अगले साल वृद्धि हुई 14.87% और 19-20 में बढ़कर के ये जो परसेंटेज है वो 15.34% हो गया था। फिर वही है स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में बताया जाता है कि 2014-15 में इसको चालू किया गया था। स्वदेश दर्शन में 100% से केंद्र सरकार पैसा लगाती है, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देती है। एक बात यहाँ पर और ये ध्यान रखना है हमको कि जो 15 स्टेट हम चुने हैं तो जो एक स्टेट है यहाँ से हमको 2 शहर को उठाना है और उनको बढ़ावा देना है। जो फर्स्ट फेज़ रहा था उसमें बताया जाता है कि कौन कौन से स्टेट के ऊपर काम किया गया था। और तो जो 15 स्टेट थे वो पार्ट थे फर्स्ट फेज ऑफ दिस स्कीम। उसमें इंक्लूड थे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो 2 डेस्टिनेशन को चुना जाता है प्रत्येक स्टेट से। हैव आइडेंटिफाइड सोर्सेस इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टोल्ड। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू किया गया है मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर गुजरात में। तो आपको पता है 2 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, एक तो गुजरात में, ठीक है, और दूसरा हिमाचल प्रदेश में। तो इसी के चक्कर में आप देखोगे धड़ाधड़ जितनी भी स्कीम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू करते जा रही हैं। चुनाव कैसे भी करके जीतना है। और अच्छी भी बात है, भले ही वो चुनाव के टाइम में हो लेकिन कम से कम काम तो हो रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि केंद्र सरकार को अच्छी तरह से पता है कि दिल्ली ने जिस प्रकार से एजुकेशन और हेल्थ के मामले में, साफ़ सफाई के मामले में काम किया है, यदि वो पूरे देश भर को पता चल जाता है तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में ज़रूर जीतेगी। उसी को कंपटीशन देने के लिए दिल्ली केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रकार के नए नए मॉडर्न स्कूलों की स्थापना की जा रही। लेकिन ये जो मॉडर्न स्कूल रहेंगे कितने इसमें बच्चे रहेंगे? और वो सरकारी स्कूलों का क्या होगा जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो है सरकारी स्कूल में ही आज के टाइम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम में पढ़ाई का खर्चा इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। मैं अपनी खुद की यदि ये बात करूँ, मैं जहाँ भी पढ़ा हूँ पूरा सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, पहली से लेकर के 12वीं तक। ITI भी मैं सरकारी से किया, ठीक है। तो मतलब पूरी जो पढ़ाई है और यहाँ तक कि रहने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती तो बच्चे ज़्यादातर हॉस्टल में रहते हैं। विथ ए ट्विन पर्पस ऑफ ओवरहालिंग द एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल। 2 उद्देश्य बताए जा रहे हैं इस स्कीम के, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी से जो गवर्नमेंट स्कूल चले आ रहे हैं उनको उनकी मरम्मत करना चाहती केंद्र की सरकार। एंड टैकलिंग द आम आदमी पार्टीज अटैक ऑन स्टेट गवर्नमेंट फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और दूसरा नंबर काउंटर करना है आम आदमी पार्टी को जिसने यहाँ की जो पुअर एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर आलोचना करी थी और उनका कहना था यदि हमारी सरकार यहाँ पर आ गई
तो फिर देखो यहाँ के स्कूल कैसे चमकेंगे और यहाँ पर एजुकेशन व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेडनेसडे के दिन लॉन्च कर दिया है एक एम्बिशियस मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट गांधीनगर में। ठीक है, यदि हम बात करें सालाना इसका जो खर्चा रहेगा वो कितना रहेगा, आउटले इसका है 10,000 करोड़ रुपया का इस मिशन का। ठीक है, पार्शली फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, इसमें कुछ पैसा वर्ल्ड बैंक भी प्रोवाइड कर रहा। इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट थ्रू सेटिंग अप न्यू क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, ओवरऑल अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्कूल। फर्स्ट फेज में क्या होने वाला है, लगभग 5,567 करोड़ रुपया का खर्चा इसमें आने वाला है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ईरान से। देखिए, ईरान अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। एक महिला थी जिसकी पुलिस के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। ठीक है, इसी के बाद से यहाँ पर आंदोलन चालू हो गया है हिजाब को लेकर के। महिलाएं चाहती हैं कि हम अपने हिसाब से रहेंगे, हमारे ऊपर हिजाब पहनने का बोझ बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, ये हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी को धता बताते हुए एक और महिला है ईरान की, इल्नाज रिकाबी। ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वुमेन बोल्डर फाइनल्स में, एशियन चैम्पियनशिप किसकी, IFSS की, जिसका आयोजन हुआ था सियोल में। तो इन्होंने साउथ कोरिया को हरा दिया है और बिना हिजाब पहने ही। ठीक है, तो ये ईरान के लिए एक हीरो की तरह काम करी हैं, ईरान की महिलाओं के लिए, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो इनका नाम हमको याद रखना है, इल्नाज रिकाबी। और इसके पहले जो एक महिला की डेथ हुई थी उसका नाम हम देख लेते हैं, ये है उस महिला का नाम महसा अमीनी। ठीक है, लगभग 1 महीना हो चुका है इनकी डेथ को लेकर के। लेकिन देखिए, पुलिस और अथॉरिटी का कहना था कि ये हमारे द्वारा प्रताड़ना से नहीं इसकी डेथ हुई है, इसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम थी, उसके चलते चलते इसकी डेथ हुई है।